और आज ये आपकी सेहत से मुताल्लिक ही अपने शो के अंदर हम बात कर रहे हैं। और अभी जो मसला है, इंतहाई अहम और कॉमन मसला है हम मर्दों ख़वातीन का। आज हम बात करेंगे कमर दर्द, गर्दन का दर्द और बहुत सारे दर्द जो आपकी बॉडी के अंदर होते हैं। तो पहले तो होता था बुज़ुर्गों की जिस्म में दर्द होता था और बड़े मसले मसाइल होते थे, लेकिन अब आपने देखा ये नौजवान ही नहीं, सिर्फ तुलबा, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे बच्चे जो हैं ख़ास तौर पर, फिर जो हम दफ्तरों में काम करने वाले लोग हैं, हमें बहुत सारे दर्दों का मसले मसाइल होते हैं। और ख़ास तौर पे जो बॉडी पोस्चर आपका चेंज होता है, हम स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, हम हर वक्त मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप और टैब पे बैठे रहते हैं, हमारे बच्चे भी, बड़े मसले हो गए हैं। ये रीढ़ की हड्डी ज़्यादा इफेक्ट होती है, इससे एक माहिर डॉक्टर ही हमें गाइड कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं कि दर्दें इतनी क्यों बढ़ती चली जा रही हैं हर गुजरते दिन के साथ। तो इन दर्दों पर आज बात करेंगे, ख़ास तौर पे कमर की दर्द, जिसमें मैं डॉक्टर साहब से भी डिस्कस कर रही थी ब्रेक में कि डॉक्टर साहब ख़वातीन को कमर के दर्द का ज़्यादा मसला होता है। वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है, मर्द भी उसी रेशो में बराबर इक्वल रेशो है इन दोनों की, और सब में दर्द जो है ना वो अब सांझे हो गए हैं और एक जितने हो गए हैं। तो इसके लिए आज हम बात करेंगे मारूफ प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रियाज साहब आज हमारे मॉर्निंग शो में हमारे साथ हैं। कैसे हैं आप डॉक्टर साहब? ठीक जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। यू आर मोस्ट वेलकम। अच्छा जी डॉक्टर साहब, आज दर्दों पे बात कर रहे हैं, मैंने बहुत सारे दर्द बता दिए हैं। आप कह रहे हैं कि मर्दों और ख़वातीन का ये सांझा मसला हो गया, बराबर है ये रेशो। कमर दर्द क्यों? ख़वातीन को समझ आती है, उन्होंने एक नेचुरल एक प्रोसीजर है, माँ बनना है, फिर वो जच्चगी के जो भी होते हैं उनके मसले मसाइल, उसमें से गुजरना है, मंथली उनका एक साइकिल होता है। तो मर्दों में क्यों कमर की दर्द इतनी ज़्यादा हो गई है? असल में कमर की दर्द एक बड़ी ब्रॉड टर्म है, यानी आप इसको इस तरह ना समझें कि खाली कमर की दर्द एक ख़ास इसी से सारे लोग प्रेजेंट करते हैं। तो इसकी काफ़ी और भी किस्में हैं जो आप जिसका जिक्र कर रही हैं ना, कि ख़वातीन में उस ख़ास प्रोसेस के दौरान प्रेगनेंसी में जो बैक पेन आना है वो उसकी नौयत डिफरेंट है। जो हम कह रहे हैं कमर दर्द, जैसे अभी आपने अपने शुरू में इंट्रो में ये कहा कि बहुत ज़्यादा इसकी अकरेंस है, बहुत ज़्यादा इसकी प्रेवलेंस है सोसाइटी में, मेल्स में भी और फीमेल्स में भी। वो मैकेनिकल बैक पेन है, यानी रोज़मर्रा के मामूल में हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, जी हाँ, ज़्यादा देर बैठ के ऑफिस में एक्सटेंडेड आवर्स के लिए काम करना, उससे बहुत सारे लोगों में कमर के और गर्दन के मसाइल जो है वो जनरेट होते हैं। सो ये एक इसमें मैं इसको मज़ीद इसको अगर एलेबोरेट करूँ जी तो एक जैसे हम आमतौर पे कहते हैं कि 60 to 70% जो बैक पेन्स है वो हमारी होती हैं हमारे पोस्चर से रिलेटेड, हमारे एर्गोनॉमिक्स से रिलेटेड। एर्गोनॉमिक एक मुश्किल वर्ड है, मैं इसको आसान ज़ुबान में इस तरह से एक्सप्लेन करता हूँ कि जो लोग दफ्तरों में बैठ के काम करते हैं, अगर उनका टेबल, चेयर और लैपटॉप या उनका जो रीडिंग टेबल है वो मुनासिब हाइट और उसके साथ उसकी पोजीशन है वो ठीक ना हो, तो कमर के ख़ास हिस्से पे दबाव और बढ़ता बिल्कुल बढ़ता रहता है। एग्जैक्टली इसी तरह गर्दन में भी दबाव बढ़ता रहता है। तो इस पेन के साथ हमारे पास बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। तो ये इसकी प्रेवलेंस बड़ी कॉमन है और सिंपल सी कुछ टिप्स हैं वो हम आपसे शेयर करेंगे। जी। तो उससे इस पे खासी कमी होगी। आप टिप्स देना चाहते हैं? एक तो हम ये कहते हैं, जो हमारे पास आते हैं लोग, हम उन्हें कहते हैं कि ब्रेकिंग ऑफ बैड पॉस्चर। हम कहते हैं कोई पॉस्चर भी जो है ना, यानी लगातार अगर उसमें रहे तो वो बॉडी के ख़ास एरियाज़ को अफेक्ट कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे कोई अगर ऐसे आगे की तरफ झुक के बैठता है और 2 घंटे बैठा रहता है तो उसकी गर्दन और कमर के स्पेसिफिक एरिया पे प्रेशर बढ़ेगा। तो हम कहते हैं कि आफ्टर एवरी 30 मिनट्स, 30 मिनट के बाद या 45 मिनट के बाद, कीप चेंजिंग योर पॉस्चर, यानी आप थोड़ा सा उठें, अपने कमरे में चलें और आके बैठ जाएं, या अगर आप आगे की तरफ झुके हुए हैं तो पीछे की तरफ अपने आप को एक्सटेंडेड पोजीशन में ले जाएं। इससे ये है कि सारे जो बॉडी के एरियाज़ हैं उस पर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है 1 मिनट के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो ये एक बड़ी अच्छी टिप है। दूसरा ये, मैं हम अक्सर लोगों को कहते हैं कि जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल वाले लोग हैं, वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं, चाहे वो थोड़ी है, बहुत थोड़े से दौरानिए के लिए है। उससे ये होता है कि जो हमारे जॉइंट्स हैं उनकी जो हेल्थ है वो मेंटेन रहती है। मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो आके कहते हैं जी हम तो बड़ा सारा दिन काम करते रहे, थकावट, उनको मेंटली फटीग होते हैं लेकिन फ़िज़िकली फटीग नहीं होते, तो हमें कहते हैं जी बड़ी थकावट है, वर्जिश नहीं होती। तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अपने ज़िंदगी का 24 घंटों में से कम मिनिमम 20 मिनट्स भी अगर आप अपनी वर्जिश को दे दें, जो जनरलाइज हेल्थ की है, जिसमें वॉक है। अभी मैं सुन रहा था, मैं आपके उधर बैठा था स्टूडियो में, तो एक फिटनेस ट्रेनर थे, वो कह रहे थे कि जी वर्जिश किस तरह से होनी चाहिए, कितनी इंटेंसिटी होनी। तो हम तो लोगों को मिनिमम चीज़ें बताते हैं कि एटलीस्ट वो अडॉप्ट करें, कुछ ना कुछ ज़रूर करें। सो एक तो मैंने टेबल, चेयर, ऑफिस उसका बताया,
और वर्जिश वॉक करता करनी है, चाहिए, वॉक आपको भी चाहे करनी आप चाहिए, वॉक कर लें 20 20 मिनट की मिनट्स। 20 मिनट की वॉक करनी चाहिए। दूसरा ये है कि अवेयरनेस थोड़ी सी होनी चाहिए अपनी हेल्थ के हवाले से। बहुत सारे लोग हैं जो साल साल तकलीफ़ बर्दाश्त करते रहते हैं, कमर की भी, गर्दन की भी, या अपनी पेन को लेके चलते रहते हैं, तो अल्टीमेटली वो फिर काफ़ी ज़्यादा स्टीरॉइड्स खाते रहते हैं। बड़ी मेडिसिन उनको लेनी पड़ती हैं, और बड़ा आप इस तरह समझ लें कि और जो सवेरिटी की तरफ चले जाते हैं। तो हम उन्हें कहते हैं कि थोड़ी तकलीफ़ में अपने आप को, अगर आप अपनी आदत कमर को का चेंज दर्द करें। कब खतरनाक हो सकता है हमारे लिए, और किस स्टेज पे हो हम? अगर बॉडी के किसी भी हिस्से में हमारे पेन शुरू हो गया है तो हमें एक प्रोफेशनल डॉक्टर से के पास चले जाना चाहिए। देखिए, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। ज़्यादातर लोगों में हम ये देखते हैं कि उनको इस बात में नहीं होता कि हमने किस वक्त डॉक्टर के पास जाना और कब ख़तरा है। हाँ। तो मैं एक रिसर्च का ही हवाला देता हूँ कि जो अगर 100 मरीज़ आते हैं हमारे पास, तो उनमें से 95% पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें अगर कमर की तकलीफ़ है तो वो मुनासिब पोस्चर की करेक्शन से, एक्सरसाइज से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से ठीक होते हैं, यानी 95% लोग। रिमेनिंग जो 5% लोग हैं, उनमें से अगर उन 5% लोगों में शदीद कमर की तकलीफ़ भी है तो 1% लोगों में सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। बाकी जो 4% लोग हैं वो अगेन अपनी लाइफस्टाइल से, कुछ स्पेसिफिक रिकवर कर मेडिकेशन से जाते वो रिकवर कर जाते हैं। अच्छा, अब ये एक कुछ सर्टन रेड फ्लैग्स हैं, अच्छा। यानी अगर वो किसी में हो तो फिर उसको बड़ा सीरियसली टेकअप करना चाहिए। एक टांग में जो है, लेग में या बाजू में लॉस ऑफ स्ट्रेंथ, ताकत की कमी हो जाए, यानी एक साइड पे लगे कि ताकत कम हो रही है। दूसरा उसमें लगे कि उसका साइज़ कम हो रहा है, टांग की जो गर्थ है वो कम हो रही है। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिनको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए, फौरी तौर पे जो है ना तो ये आप सर्जन जो से। साइज कह रहे हैं कि चेंज हो जाता है या वो सिकुड़ जाती है आपकी यस, टांग या बाजू, ये किस हालात में, ये किस बीमारी में होता ये है? बेसिकली कमर में जो नसें हैं, जो जिनको हम सिकुड़ नर्व्स कहते जाती हैं, हैं। उन पे जो इस तरह से प्रेशर आ रहा होता है कि वो आगे मसल को सप्लाई नहीं कर रही होती। तो वो उसको जब सप्लाई नहीं करती, वो अपना पूरा एक्शन परफॉर्म नहीं करता, ग्रेजुअली वो वीकनेस की तरफ आता अच्छा, है। खुदा न खास्ता मैंने तो कुछ केसेस ऐसे भी देखे हैं, अल्लाह पाक माफ़ ही करें वैसे, कि वो फिर उनको काटना पड़ता है। मैंने खुद देखा है कि आपके वो टो नेल से, मतलब आपकी हाँ जी, वो एक्चुअली, स्टार्ट, हाँ जी, वो वो एक्चुअली क्या उसकी होता है कि उसकी वो तो कहते हैं ब्लड सर्कुलेशन वो नहीं हो रही है नहीं, बॉडी ये के सर्कुलेशन से मुंसलिक नहीं, इससे एसोसिएटेड नहीं है चीज़। हाँ। ये बेसिकली जो मोहरे हैं पीछे कमर के, उससे निकलने वाली जो नसें हैं, उन पे दबाव की मैं बात कर रहा हूँ। जो अब वो नहीं, आप, हाँ, ये हाँ, किस केस में होता ये है? होते हैं बाज़ जो डायबिटिक पेशेंट्स आते हैं, उनकी बीमारी की वजह से खून की नालियों में काफ़ी तंगी आ जाती है, तो आगे ब्लड सर्कुलेशन नहीं जा रही होती, तो अक्सर डायबिटिक पेशेंट्स में गैंग्रीन हो जाती है। तो फिर उनको उस गैंग्रीन को, उस इन्फेक्शन को फैलने से रोकने के लिए सर्जन जो है उसको एम्पुटेट कर देते हैं, जिसकी आप अभी हवाला दे रही हैं। ओके, मीन्स के ये जो कमर दर्द है ये बुढ़ापे की अलामत नहीं है, बल्कि नौजवान भी, आपको पता ही है। अच्छा, जी। बच्चे, मैं हमेशा बच्चों के बारे में ही सवाल करती हूँ। बच्चे बेचारे ज़ाहिर है स्कूल से, अब तो आजकल तो स्कूल क्लोज हैं, वैसे भी रात को सोते हुए उनके ना, वो जैसे पंजाबी में कहते हैं कड़ाल, वो पड़ जाता है, बच्चे चिल्लाना शुरू कर देते हैं, बहुत प्रॉब्लम होती है। ये सोते हुए ये क्यों ऐसा होता है, कड़ाल क्यों पड़ जाता है? उसको क्या कहते हैं? नस पे नस चढ़ जाती इसको है, हम क्रैम्प कहते हैं, क्रैम्प पड़ते क्रैम्प। हैं। हाँ। बेसिकली इसकी 2-3 बड़ी मेजर वजूहत हैं। एक तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, पानी की कमी, उससे क्रैम्प्स जो है ना वो बहुत सारे लोगों में, ख़वातीन में, बच्चों में ओके। वो रिपोर्ट होते हैं। यानी आम तौर पे नमकियात का जिस्म से उसका अखराज की वजह से हमारे जिस्म में कुछ नमकियात कम हो जाते हैं, तो उसके नतीजे में हमें क्रैम्प्स पड़ते हैं। दूसरी वजह होती है मसल वीकनेस। अगर हम अपने जो मसल्स हैं वो वीक होते हैं, जैसे ही उन पे थोड़ा सा स्ट्रेस और स्ट्रेन पड़ता है, वो क्रैम्प में चले जाते हैं। तो ये 2 बड़ी मेजर वजूहात हैं जिसमें आती हैं। और बच्चों में आजकल, जैसे हमारे बच्चे, तो बिल्कुल आप भी ऑब्ज़र्व करती होंगी, हम भी करते हैं कि जैसे हम अपने टाइम में, जिससे फास्ट फूड हमारा दे दो बस, बिल्कुल जो खाना हमारा नहीं लाइफ़स्टाइल था, वो खाना। हाँ। बहुत भागना इधर, अच्छा, और हम बच्चे माओ हमारे का, नहीं हैं। इसमें बच्चों की गलती नहीं है, हम माओ की ज़्यादा इसमें वो है। हम पता है क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं चलो ठीक है, हमने खाना सालन बना दिया, अब रोटी तंदूर से ले आओ। हम घर में आटा गूंद के इस गर्मी में किचन में खड़े होकर अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए रोटी तक नहीं बना सकती। माएँ आलसी हो गई हैं। बच्चे जो हैं उनकी इतनी गलत है, हम कहते हैं ठीक है बाहर से कुछ ऑर्डर कर लो। बच्चे बर्गर, पिज़्ज़ा, अगर वो सब चीज़ें खा रहे हैं तो इसमें बच्चों की कोई गलती ही नहीं है ना, है ना? हमने जी। अपने बच्चों को उन हेल्दी डाइट या वो नेचुरल जो सब चीज़ें उनसे दूर खुद ही कर दिया है। इसमें मैं एक बड़ा छोटी सी टिप है, अगर आप अपने बच्चों को दें, उनको एटलीस्ट दिन के किसी हिस्से में वो थोड़ा सा एक्सर्शनल एक्टिविटी ज़रूर करें, उनको स्वेटिंग हो, और वो थोड़ा प्ले ग्राउंड में जाएं। अगर प्ले ग्राउंड नहीं है तो घर में किसी तरीके से, जैसे जंपिंग्स हैं, कुछ बच्चों को ज़रूर फिज़िकल एक्टिविटी में रखें। और मैं अभी, जैसे हमारे पास बच्चे आते हैं, मैं किसी जगह पे बात कर रहा था, अब तो फ्लैट फिट बच्चे आ रहे हैं,
उनके जो पाँव की आर्चेज़ हैं वो डिप्रेस हैं, क्योंकि वो एक्टिवली एक्टिव लाइफस्टाइल है ही नहीं। उनके हाँ, टांग के जैसे आगे ये वाले हमारी मसल्स, कर्व है, बाकायदा एक कर्व प्रोमिनेंट होता है। वो नहीं हाँ। है, उनके फ्लैट फीट हैं, ये लेग के आगे वाले मसल्स, पीछे वाले मसल्स वीक होते हैं, जो आर्चिस को सपोर्ट जिन्होंने करनी होती है। तो आगे जाके फिर वो कमर और गर्दन के मसाइल का शिकार होते हैं। तो ज़रूर उनको फ़िज़िकल एक्टिविटी में हाँ, कम और अज़ कम बच्चे शामिल थोड़ी करें। देर खेलते हैं ना तो हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं। यस, हम हम फ़ौरन बड़े, उनको कोई ऐसा रास्ता देखते हैं हाँ, जिसमें वो नहीं शोर नहीं, कम कर रहे हो और कार्टून्स उसमें लगा लो या यस, मोबाइल फ़ोन ले लो, बट चुप कर जाओ, है ना? जी जब बिल्कुल, खेल, और हमें उन्हें खेलने देना चाहिए। जी, जितना खेलेंगे, जितनी हेल्दी उनकी एक्सरसाइज होती हेल्दी है। बिल्कुल, जी। ठीक है, पोस्चर की बात हो गई। ऑफिसेज में काम करने वाले कोई फ़ायदा नहीं होगा उसको, और जितना मर्जी हम डिस्कस कर लें, बस खुद ही है कि आप अगर 10 मिनट के लिए बैठे हैं तो थोड़ा सा उठ के चल फिर लीजिए और फिर वापस आके अपनी सीट पे बैठ जाइए। ये बहुत ज़रूरी है, डॉक्टर बता रहे, मैं नहीं बता रही आपको। अच्छा, अगर किसी के पास महंगी बहुत सारी कोई आरामदेह कुर्सी नहीं है, कोई ऐसा फर्नीचर नहीं है, आम सी कुर्सी है, या कोई मतलब इन्हीं हालात में हमने कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हमने गुजारा करना है, फिर क्या करना चाहिए? देखिए, और मेरे जैसे लोग, मतलब जो टॉल होते हैं, जिनकी हाइट लंबी, टांगे लंबी होती हैं, एडजस्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। देखें, ये छोटी छोटी सी चेंजेस हैं जो हाँ, हमें अगर जैसे अंदाज़ा होगा ना, कि जैसे खुद से आइडिया होगा कि हम अगर अपनी चेयर और टेबल को इस तरह से एडजस्ट कर लें, तो मेरा नहीं ख्याल ये इतनी महंगी एर्गोनॉमिक चेयर्स की ज़रूरत हाँ, पड़ती है। जो अफोर्ड कर सकता है, ठीक है जी, वो ले ले। लेकिन ये है कि जैसे मैं कहता हूँ कि आपका जो टेबल और चेयर का डिस्टेंस है, लैपटॉप जो यूज़ करते हैं, वो कम से कम होना चाहिए। लैपटॉप इधर इस हाइट पे होगा तो हमारा जो आगे की तरफ झुकाव है वो कम होगा। दूसरा मैं ये कहता हूँ कि जो चेयर की हाइट है टेबल के साथ, वो इस तरह की ना हो कि हमें आगे की तरफ बेंड करना पड़े, उसकी हाइट भी बराबर हो। सेकंड बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम अक्सर देखते हैं दफ्तरों में, दफातर में और लोगों को, कि वो बैक सपोर्ट यूज़ करते हैं। बैक सपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, लेकिन कैसे करनी लोगों चाहिए ने तो वो, घरों में भी रखा हुआ हाँ जी, है ना, देखें, हाँ बिल्कुल, बेड्स पे भी पड़े होते हाँ हैं जी, लोगों बैक में। सपोर्ट यूज़ करनी चाहिए, लेकिन उसका एक प्रॉपर मैकेनिज़्म है कि कमर के एक ख़ास, यानी अगर ये जो हम स्पाइन को, जो उसके ऊपर वाला हिस्सा है, वहाँ पे अगर सपोर्ट आए, क्योंकि सपोर्ट मैं देखता हूँ अक्सर लोग, मैं कभी ऑब्ज़र्व भी करता हूँ, वो सपोर्ट नीचे चली जाती है। तो बजाय वो इरेक्ट पोजीशन में ऐसे बिठाने के, वो लोग ज़्यादातर आगे की तरफ मज़ीद झुक जाते हैं। तो सपोर्ट की जो प्लेसमेंट है वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 3-4 चेंजेस हैं, वो कर ली जाएँ। प्लस मैं मोबाइल के हवाले से ज़रूर आप इस प्लीज़। तरफ लेके आना चाहूँगा आपकी तवज्जो। बच्चों के लिए खास बच्चों के लिए हम इसको ये नहीं कहते कि बच्चे मोबाइल बहुत यूज़ करें, लेकिन चूँकि अब स्क्रीन टाइम लोगों का बहुत ज़्यादा है, तो आमतौर पे देखा जाता है कि मोबाइल को हम ऐसे पकड़ते हैं और हमारी गर्दन का झुकाव बिल्कुल ऐसे होता है। हाँ, तो गर्दन के जो चौथा और पांचवा मोहरा, उस पे इसका बहुत स्ट्रेस पड़ता है, और उस स्ट्रेस की वजह से नसों पे फिर प्रेशर आता है और बाजू में दर्द आती है। तो एक टिप ऐसे है कि अगर ये जो हमारे आर्म्स हैं, बाजू हैं, अगर हम इसको अपने ये जो चेस्ट वॉल है उसके साथ अटैच कर लें ऐसे करके, तो हमें आगे की तरफ हमारा झुकाव गर्दन का कम हो जाता है। दूसरा, मोबाइल फ़ोन का जो फ़ॉन्ट है उसको थोड़ा सा बड़ा कर लें, यानी जिसमें जैसे लेटर्स हैं उसके, वो थोड़े से बड़े हो जाएं, तो जो हम ऐसे उसको कॉन्सेंट्रेट करके देख रहे हैं, उससे भी हमारी गर्दन पे झुकाव आता है, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। तीसरा है कि उसकी जो ब्राइटनेस है मोबाइल की, वो इतनी कम या इतनी ज़्यादा ना हो जिससे आपको आपकी जो नेक है उस पे स्ट्रेन पड़े। बेसिकली आइज़ पे स्ट्रेन पड़ रहा है और पीछे नेक पे पड़ रहा है, तो वो मुनासिब होना चाहिए वो आई, उसका जो ब्राइटनेस है। तो ये 2-3 चीज़ें अगर मोबाइल के हवाले से भी अडॉप्ट कर ली जाएँ तो इससे बहुत फ़र्क पड़ सकता है। मैट्रेस और पिलो, ये कितना ज़्यादा इसका ख्याल रखना चाहिए ना, जो कि हम हर घर में बहुत महंगे महंगे फर्नीचर्स ले लेते हैं, लेकिन इन दो चीज़ों पे हम हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। हमें पता ही नहीं होता है कि किस किस्म का होना चाहिए। वो रुई वाले गद्दे होते थे पहले, चारपाइयाँ होती थी, वो पिलोज ऐसे होते थे, और इतना कभी इस तरह की दर्दें, कभी इस तरह के मसले मसाइल नहीं होते थे। अब जितनी आरामदेह, जितनी लग्जरी लाइफ हो गई है, उतने मसाइल हमारे बढ़ गए हैं। वेरी ट्रू जी, बिल्कुल ऐसे ही है। मैट्रेस की ख़राबी, वैसे कमर की जो तकलीफ़ है उसमें उसका कंट्रीब्यूशन कुछ होता लोग है। कहते हैं पिलो जितना हार्ड होगा उतना मेडिकली आपके लिए ठीक है। हार्ड मींस के भाई रुई का, कॉटन का। कुछ लोग कहते हैं जैसे आजकल वो आए हुए हैं वो बहुत सॉफ्ट से, कहते हैं वो ज़्यादा आपके लिए। आप क्या मेडिकली क्या रिकमेंड? मेडिकली रिकमेंड ये है कि जी देखें, पिलो की हाइट और उसका जो अंदर उसकी थिकनेस है, यानी उसका मोटाई जो है, वो मैटर करती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर किसी पिलो का साइज़ इतना ज़्यादा है कि गर्दन आगे की तरफ आ रही है, तो अगर लंबे अरसे के लिए उसको उस पिलो को यूज़ करेंगे तो वो नेक पे स्ट्रेन इंड्यूस करेगी। तो हम ये कहते हैं कि जो पिलो का साइज़ है वो मुनासिब होना चाहिए, गर्दन के अगले हिस्से पे और पीछे नहीं आना चाहिए। मैं मैट्रेस पे आ जाता हूँ। पिलो के साथ मैट्रेस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस है।
अगर तो मैट्रेस बहुत पुराना हो गया, वो अंदर से सैग कर गया, ऐसे नीचे उसमें आ गया, हाँ। तो वो मैट्रेस जो है ना वो कमर के लिए नहीं हाँ, ठीक है। और कुछ लोगों के गद्दे तो आपको पता ही है, मैट्रेस के ये हालात होते हैं कि वो एक साइड बिल्कुल ही वो बैठी हुई होती है ना। देखें जी, ये 7 से 8 घंटे की स्लीप ड्यूरेशन कितने है। अरसे बाद हमें मैट्रेस और पिलो चेंज करने चाहिए? अच्छा, ये दुरानिया डिफरेंट क्वालिटीज वाइज जो मैट्रेस है उसके कंपनी, ऊपर हाँ, उसके साथ हम जैसी उसका प्रोडक्ट होगी उसके वैसे, अकॉर्डिंग। लेकिन ये है कि अच्छी क्वालिटी का मैट्रेस काफ़ी अरसा चल जाता है। हम ये कहते हैं बहुत हार्ड मैट्रेस भी नहीं होना चाहिए हाँ और बहुत सॉफ्ट भी नहीं होना चाहिए। यानी आप हाँ। ऊपर बैठें तो बिल्कुल अंदर चले जाएं, और हार्ड ऐसे हो कि वो चुभे आपको। एक मुनासिब जो उसकी सॉफ्टनेस है वो होनी चाहिए मैट्रेस की, ताकि वो बॉडी जो उसके ऊपर आने वाला उसका प्रेशर है वो कम हो और कंट्रोल्स के मुताबिक एडजस्ट हो जाए। बड़ी तरह के मैट्रेसेस हैं, लेकिन हम जैसे पुराने हमारे मैट्रेसेस थे जो फोम के होते थे, वो हम समझते हैं कि ज़्यादा अच्छा, रिकमेंडेड है ठीक है, एज़ कम्पेयर टू अदर्स। सही हो गया। मोबाइल फ़ोन भी हो गया, लैपटॉप भी हो गया, फर्नीचर भी हो गया, मैट्रेस भी हो गया। मर्दों ख़वातीन में आपने कहा कि कुछ लोगों का काम ऐसा होता है कि उन्होंने वेट उठाना होता है, जैसे लेबर तबका है और जिन्होंने लोडिंग का काम करना होता है, तो उनको क्या केयर करनी चाहिए? फिर आजकल हमारी डाइट में ऐसी कौन सी कमियां हैं कि हमारे बच्चे अक्सर ये प्रॉब्लम दर्द की शिकायत करते हैं? माओं को क्या अपने बच्चों को डाइट में देना चाहिए? डाइटरी जो मेरा इसके ऊपर मेरी आपको होगी सजेशन और पब्लिक के लिए भी, कि बच्चों में विटामिन डी डेफिशिएंसी जो है ना आजकल बहुत देखी जाती है, क्योंकि वो घरों के अंदर रहते हैं। हाँ। तो विटामिन डी डेफिशिएंट नहीं होना चाहिए बच्चों में। उसकी मिकदार जो है वो बॉडी में उसकी जो डेफिशिएंसी है वो जी नहीं जी होने देनी चाहिए। जी। तो जैसे दूध है और विटामिन डी से एसोसिएटेड जो चीज़ें हैं वो उनको अंडा देनी है, चाहिए। अंडा वो फिश दें, है। बिल्कुल वो उनको देनी चाहिए। सेकंड, जैसे आपने कहा कि डाइटरी इनटेक के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सेकंड, आप कह रही थी कि वो जो क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट था, वेट उठाने हाँ वाले वेट, लोग हैं, ये हाँ, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। लोडिंग वगैरह का काम करते जी हैं, आपने बिल्कुल, देखा उन्होंने कितना वेट उठाया हुआ होता है। यस। और ज़्यादातर वो उनको इस बात का आइडिया नहीं होता कि जैसे वो वज़न उठा रहे हैं उनकी कमर पे कैसे लोड पड़ रहा है। तो इन लोगों के लिए मैं जब भी मेरे पास इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, तो जब मैं उनको रूट कॉज समझा रहा होता हूँ कि आपको दर्द हुई कैसे है, जब मैं उनको समझा रहा होता हूँ, तो उसमें सबसे बड़ी वजह वेट लिफ्टिंग है। यानी नीचे से जो वज़न उठाना है, अगर हम इस तरह से उठाएं कि सारा वज़न हमारी कमर के ऊपर आ जाए, तो ज़ाहिर बात है वो इफ़ेक्टेड होगी। तो हम उन्हें कहते हैं स्लाइटली नी बेंड कर लें। वज़न उठाते वक्त स्लाइटली नी बेंड कर लें, उससे जो कमर के नीचे वाले हिस्से पे जो प्रेशर है, लोड कम जो डिस्क है, वो मिनिमम हो जाता है। ठीक है, तो ये एक बड़ी जो है ना मुफीद टिप है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद उस्मान रियाज साहब हमारे साथ थे, आपके आने का बहुत शुक्रिया। अभी एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। गुड मॉर्निंग क्लास।